ये सर पर यूनिट बन रहा था, कंप्लीट हुआ। यहीं तक पहुंचे थे नहीं, यहाँ तक किया था। ये अनाउंसमेंट से आवाज आ रही है प्लीज? ये सर 50,000 यूनिट्स का ब्रेकअप बता दें। 50,000 यूनिट्स कहाँ कहाँ से बने हैं? ओपनिंग में से कितने बने होंगे? 15,000 और 60,000 का ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, वेटेड एवरेज पे हो रहा है, ब्रेकअप शायद कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक दफा दोबारा जरा ब्रेकअप के एंगल से सोच लें। 15 और 60 ठीक है। देन क्वेश्चन काइंडली सामने के पेज नंबर बता दूंगा। पेज नंबर 77। तो लास्ट क्लास से रिलेटेड कंफ्यूजन तो नहीं? 15,000 रुपया, 15,000 यूनिट जो है 90,000 की बेस में होने चाहिए। और सदी शुरू कर लें सर। 15,000 यूनिट्स 90,000 की बेस में होने चाहिए। कितने? सारे क्यों होने चाहिए? क्या 90,000 का खर्चा करके मटेरियल सारा लग गया? ये कहाँ लिखा हुआ है? सवाल में कहाँ लिखा हुआ है? कन्वर्जन की बेस बनाया जरा यहाँ तक, बाकी फिर नॉर्मल लॉस की बाद में बनाएंगे। कन्वर्जन का 25,000 देखें। ओपनिंग वाला जो 15,000 यूनिट्स हैं, कन्वर्जन की बेस में, ओपनिंग कन्वर्जन की बेस में कितने आने चाहिए? बात ठीक है आपकी? नहीं, 100% नहीं आने चाहिए। 25,000 की बेस में 75% ही आने चाहिए। 25,000 रुपए का खर्चा करके सारे यूनिट्स नहीं बने। एक मिनट सॉल्व कीजिएगा। 15,000 इंटू 75%। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, कैलकुलेशन करी है मैंने। माजरत जरा कैलकुलेटर था, मैंने कैलकुलेशन करनी है। चीजें सर जी मजाक की तरफ ना लिख रहे हैं काइंडली। 15,000 इंटू 75%, 11,250। सर जी 25,000 रुपए की जो बेस है ना, उसमें 15,000 पूरे यूनिट्स नहीं होने चाहिए। हाँ, आपकी बात ये ठीक है। बाकी जो 25% काम है, क्या वो हमारे पीरियड में होंगे? और देयरफॉर बाकी जो 25% यूनिट है वो 228,875 की बेस में होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स सारे यूनिट्स बेस में आ तो जाएंगे, लेकिन 75% आएंगे 25,000 की बेस में, और रिमेनिंग जो है वो बेस में आएंगे 228,875 की बेस में। इन अदर वर्ड्स अगर वेटेड एवरेज हो तो जितना काम हो गया उसके बाद रिमेनिंग भी बेस में आने की वजह से टोटल 15,000 हो जाएगा। लेकिन 15,000 का यूनिट सारे जो हैं ओपनिंग अमाउंट की बेस में नहीं है। मटेरियल के एंगल से 100% बेस में है, लेकिन कन्वर्जन के एंगल से 75% ओपनिंग के बेस में है। रिमेनिंग बताइएगा 25%। 3750 असल में किस अमाउंट की बेस में? 22887 की बेस, 5 की बेस में। ठीक है, क्लियर है? बाकी जो 60,000 है ये एज इट इज आते जाएंगे। लेकिन बार ब्रेकअप लिख लें। एक क्वेश्चन में और देख लेंगे बाद में, उसके बाद डेफिनेटली अगर बार बार ये पूरे ही आने हैं तो शायद टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक टोटल कर लें यहाँ तक। बहरहाल ये किस मेथड में आउटपुट का टोटल सेम हो जाता है, वेटेड एवरेज की बात हो रही है। अगर 5 से करते तो रिवाइज करें जरा बोर्ड पे देखें। 90,000 की अमाउंट लेते हैं सर जी, लेते हैं सर। देयरफॉर बेस में पूरे 15,000 ना लेते, नीचे है 25,000 लेते, और देयरफॉर बेस में ना 11,250 ना लेते, 3750 लेते।
15,000 भी ना लेते 90,000 की बेस में, और 11250 ना लेते 25,000 की बेस में। तो इससे ऑनवर्ड जो है वो तो फाइफो या BTW, बाकी तो सब कुछ एज इट इज है। ओपनिंग अमाउंट होने की वजह से फिर ओपनिंग यूनिट्स भी बेस में आ रहे हैं। बाकी काइंडली जरा लॉस भी देख लें एक नजर। लॉस देखें जी, लॉस एक इंस्पेक्शन स्टेज की बात हुई थी, क्वेश्चन देखिएगा नहीं 50% तो है, लेकिन मटेरियल कितना लग गया है अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए ना, पेज नंबर 45 पे जाना। पेज नंबर 45 के स्टार्ट में 3-4 जो लाइनें लिखी हैं उसके नीचे एक सेंटेंस लिखा होता है, नथिंग इज मेंशन्ड, ऊपर स्टार्ट में। अभी तक जो हम क्वेश्चन करते रहे हैं इसमें हमें अब नॉर्मल लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कभी भी नहीं पता होती थी, तो हमेशा बेस में हमने नॉर्मल लॉस के सारे यूनिट्स लिए हैं, ऐसे ही है। लेकिन जरा क्वेश्चन देखें अब जो इस वक्त हो रहा है 77 पेज पे। लॉस की आइडेंटिफिकेशन लॉस की आइडेंटिफिकेशन स्टेज हमें पता है सर किस स्टेज पे लॉस आइडेंटिफाई हो जाता है? इंस्पेक्शन स्टेज की बात कर रहा हूँ। इस सिर्फ 50% नहीं, मटेरियल कितना लग गया था, तो 100% मटेरियल और 50% कन्वर्जन हुई है एट स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। तो जब लॉस आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसके बाद फिर रिमेनिंग काम लॉस पे नहीं होगा। देयरफॉर क्योंकि हमें क्वेश्चन में पता है इसलिए 4250 मटेरियल की बेस में, और 4250 का हाफ जो है विच मीन्स 2125 ये फिर कन्वर्जन की बेस में होगा। क्वेश्चन में अगर ना पता हो तो वी अज्यूम लॉस एंड में हुआ होगा, मटेरियल भी सारा लग गया होगा, कन्वर्जन भी सारी लग गई होगी। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में पता हमें कि लॉस आइडेंटिफाई होता है मटेरियल 100% और कन्वर्जन 75%, तो अकॉर्डिंगली स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन देख के मैंने वर्किंग की है। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन देखी है या मैंने स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखी, लेकिन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन देख के स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ लॉस देखी है। ठीक है जी, हुक्म समझ। सर जी जब लॉस हुआ तो 50 और क्यों लगाया होगा सर, कमाल होगी। ये लॉस अगर आइडेंटिफाई हो गया तो रिमेनिंग 50% आपने काम क्यों किया होगा? अगर यूनिट्स ज़ाया हो गए हैं तो कितना बस काम किया होगा, जितना उस वक्त तक हुआ होगा जब तक यूनिट्स चेक नहीं होगा, और जब यूनिट्स चेक हो गए हैं तो फिर आपने बस कितना काम किया होगा, जितना गलती से हो गया होगा। बाकी कौन सा काम नहीं किया होगा जो रह गया होगा। लेकिन अगर इंस्पेक्शन ही एंड में हो तो फिर अनफॉर्चुनेटली सारा काम होने के बाद ही यूनिट्स वेस्ट हुए होंगे। अगर हो सकता तो हुक्म करें, सवाल पढ़ें। इंस्पेक्शन होगी 50% पे तो उसके बाद भी काम हो गया, अपना बिजनेस समझे। आप बताएं जो यूनिट्स आइडेंटिफाई होंगे लॉस, उन पे आपने बाद में भी काम किया होगा, तो इन्होंने भी नहीं किया होगा, ये भी आप जैसे जी। क्लोजिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन बनाएं और जाने दे सर मायूसी से 75%। मटेरियल भी तो है ना यार, 75 मटेरियल में कितने आएंगे, कन्वर्जन में 75% मीन्स करें टेबल पूरा। तो ना पता लॉस कब आइडेंटिफाई होता है, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। लेकिन अगर इंस्पेक्शन स्टेज का पता चल जाए रिकॉर्डिंग की वर्किंग करें। ये टोटल कर देंगे 89250 84625। एक मिनट पर यूनिट निकालें जी, कॉस्ट एलोकेशन करें, कर लें। नोट कर लिए चलें 703 राउंड ऑफ हो रहा है टोटल। वेटेड एवरेज अगर मेथड है तो टेबल और पर यूनिट देख के कॉस्ट एलोकेशन करें।
कर ले फिनिशिंग टच दो। कॉस्ट किस किस पे एलोकेट होनी है? फिनिश गुड्स के कितने यूनिट्स हैं? कन्वर्जन मटेरियल कन्वर्जन दोनों के एंगल से पूरे हैं, तो 750,000 हो जाएगा। अब नॉर्मल लॉस के डिफरेंट यूनिट्स हैं, 4250 मल्टीप्लाइड बाय 7 and 2125 multiplied by is equal to 361 250 अच्छा 36.25। किस जगह देख के ये वर्किंग हो रही है? इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल और पर यूनिट की वर्किंग। नाइन टू फाइव डबल चल लेजर पूरा करें, ये डील करते हैं। अब नॉर्मल लॉस पर क्लोजिंग लिखना है, वो फिनिश गुड्स का जब बैलेंस आया उसके फिर एक ब्रेकअप होना है। ये लिख लिया सर? थ्री सिक्स वन टू फाइव 9 to 500 जी सर। ये फाइनली पॉइंट नंबर 3 था। ये जो 7,50,000 कॉस्ट आई है, ये एक्स और वाई दोनों की आई है। तो एक लास्ट स्टेप जरा देखें, पॉइंट नंबर 3 पढ़ना जरा। वेट का मतलब एक्स और वाई का वेट कितना दिया हुआ है? 50,000 और 25,000, तो 75,000 इस क्वांटिटी का टोटल हो जाएगा, ठीक है। और 7,50,000 एलोकेट होना, सिंपल सी फिगर है। एक लास्ट वर्किंग लिखा था, करने कैलकुलेट जी 5 लाख और 25,000 2,50,000 हो जाएगा। कर ले फाइनल वर्किंग लिख लो। तो कॉस्ट पहले टोटल आ गई और उसे फाइनली एलोकेट कर दें बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स। कैसे प्रोपोर्शन बन जाएगा? $50,000 divided by 75,000 into 7,50,000 5 lakh करे फाइनल 5,250,000 टोटल बताइए जी 891
बहरहाल कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर? जो लोग करते हैं पेज नंबर 51 पर है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 मेरा पढ़ना शुरू कर दूंगी। सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 KS लिमिटेड पेज नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 9। KS Limited operates two production departments, A and B, to produce a product XP29. चलिए सर सही बात फाइनल करो। Following information pertains to the department A for the month of December 14. डिपार्टमेंट A जरा अंडरलाइन करना। अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो प्रीवियस डिपार्टमेंट की बहस नहीं आएगी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के 15,000 लीटर्स हैं, क्वांटिटी लीटर्स में दी हुई है और ब्रैकेट में स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखी हुई है, मटेरियल 100% एंड कन्वर्जन 80%। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताई हुई है, मटेरियल 100 एंड कन्वर्जन 80%। मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स की अमाउंट्स अलग अगर गिवन है तो क्या ये क्वेश्चन वेटेड एवरेज और FIFO दोनों से हो सकता है? FIFO से क्यों हो सकता है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन अवेलेबल है और वेटेड एवरेज से क्यों हो सकता है? अमाउंट का ब्रेकअप दिया, लेकिन ये जो 2125 ये वाला कन्वर्जन कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स की अमाउंट वाला इकट्ठी है। देन इसके बाद लिखा हुआ एक्चुअल कॉस्ट फॉर द मंथ, इसमें मटेरियल, अब मटेरियल के सामने लीटर्स लिखे हुए हैं तो ये फिर इनपुट मटेरियल दोगे और आगे उसके रुपीस लिखे हुए, सही है। फिर डायरेक्ट लेबर है, ओवरहेड्स है, एक्सपेक्टेड लॉसेस 5%, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल और कन्वर्जन के एंगल से सेम स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। लेकिन बहरहाल ये प्लीज क्लियर रखें, क्या ये ओपनिंग ही क्लोजिंग है? आउटपुट देखें नीचे लास्ट लाइन में कितनी है, यूनिट्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी 110 में सबसे पहले कौन से बने होंगे? तो 17,000 कहां से बचे होंगे? इनपुट में से। लेकिन जस्ट बाय चांस वंस अगेन किसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन किसके बराबर ही है, लेकिन वो ओपनिंग यूनिट्स है। ओपनिंग पे रिमेनिंग काम हुआ होगा और क्लोजिंग पे 100% मटेरियल और कन्वर्जन का इस पीरियड वाला काम हुआ। नेक्स्ट वो कहता है केस यूजेस FIFO मेथड। अब हो तो दोनों से सकता है, लेकिन एग्जामिनर कौन सा कह रहा है, तो ऑब्वियसली FIFO यूज करेंगे आप। डायरेक्ट मटेरियल्स आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। एक्सपेक्टेड लॉसेस वाली लाइन अंडरलाइन करो। एक्सपेक्टेड लॉसेस आर आइडेंटिफाइड, कब आइडेंटिफाई होते हैं? द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन कब होती है? तो इंस्पेक्शन स्टेज पे क्या क्या कितना कितना लग जाएगा? मटेरियल वैसे ही बिगिनिंग में लगता है तो 100%, और कन्वर्जन भी पूरी क्यों हो जाएगी? क्योंकि एंड ऑफ द प्रोसेस इंस्पेक्शन हो रही है। एक्सपेक्टेड लॉस आइडेंटिफाई कब होता है? एंड ऑफ द इंस्पेक्शन स्टेज पे। और इंस्पेक्शन कब होती है? इट मींस अगर लॉस आइडेंटिफाई होगा तो क्या वो मटेरियल और कन्वर्जन दोनों के एंगल से पूरा हो जाएगा? लास्ट में एक पुरानी चीज दोबारा आ रही है, ओवरहेड्स आर अप्लाइड एट द रेट ऑफ 80% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ ओवरहेड्स का। एक मिनट जरा क्वेश्चन नंबर 2 में जाए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में
टेबल के नीचे जो एक लाइन लगी हुई है, ओवरहेड्स आर बजटेड एट द रेट ऑफ 240%। क्या किया होगा उस जमाने में, जरा देखेंगे जरा। अगर अब्जॉर्प्शन रेट दिया हो तो प्रोसेस अकाउंट में अब्जॉर्ब आते हैं, एक्चुअल आते हैं, क्या एंट्री होती है? प्रोसेस अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, और एक्चुअल फिर कहाँ आते हैं? तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में आते हैं। एक नजर जरा इसका आंसर निकाला अपने जिससे मसला, कुछ दिन पुराने हो गए, देख के जरा रिवाइज करना। आंसर नंबर 2 ढूंढे। प्रोसेस एक्स में देखें, 15,000 मेरा ख्याल डायरेक्ट वेजेस थी, ये जरा एक तो किसी प्लान और मल्टीप्लाइड बाय 240 करके ओवरहेड्स आए होंगे, ऐसे आए थे सर 36,000। फिर प्रोसेस वाई में भी ऐसे ही है, जी में भी ऐसे है, एंड में ढूंढे एक फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर भी यहाँ बना हुआ है, यहाँ सेकंड में जाए। फैक्ट्री लेजर में ये तीनों फिगर्स जो आपने देखी हैं ये फिर क्रेडिट साइड पे है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। क्वेश्चन में ढूंढे 65,000, एक सवाल में ढूंढे 65,000। देख के जरा उसकी एंट्री बताएं लेजर में क्या हुई हुई है। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट, ये लेजर लेजर्स होते थे जिनका सम ट्रांसफर हो जाता है। और देन फिर अंडर ओवर अप्लाइड का डिसीजन प्रोसेस अकाउंट के अंदर नहीं होता, फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट के अंदर होता, ठीक है। तो अगर अब्जॉर्प्शन डेट दिया हो तो प्रोसेस अकाउंट के अंदर अप्लाइड आएंगे पहले, और फिर एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में आएंगे, और वहां फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में कंपैरिजन होगा एक्चुअल और अप्लाइड का, टू गेट द फाइनल फिगर ऑफ ओवर अब्सॉर्ब या अंडर अब्सॉर्ब, ठीक है। अब आ रहे हैं वापस जरा ऊपर टेबल में जाए, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर टेबल में जो ओवरहेड्स दिए हैं 11,500, उसके ऊपर अगर पढ़ेंगे भी तो वर्ड भी लिखे हुए हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, सॉरी एक्चुअल कॉस्ट फॉर द मंथ, उसमें मटेरियल डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स की भी एक्चुअल फिगर्स हैं। तो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स की एंट्री बताएंगे 11,500, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट, फिर अप्लाइड आ जाएगा बेस्ड ऑन अब्जॉर्प्शन रेट। प्रोसेस अकाउंट में 12, अगर रेट अवेलेबल है तो अप्लाइड की बेस पे आप इनिशियली वर्किंग करें। अब आए रिक्वायरमेंट पर, मीनिंग बताइए पहली रिक्वायरमेंट क्या बनाना है सर? टेबल बनाना है। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट बी में जो यूनिट्स जा रहे हैं उनकी कॉस्ट बतानी है, सारी कॉस्ट एलोकेशन नहीं मांग रहा, सिर्फ डिपार्टमेंट बी में जो यूनिट्स जा रहे हैं उनकी कॉस्ट मांग रहा है। थर्ड रिक्वायरमेंट जरा एक नए तरीके से लिखी हुई है लेकिन आपको इसका भी आइडिया है, एक सेकंड जरा फाउल वाला ही आंसर ढूंढना जरा, ये इसी पेज पे पीछे होना। ये फाउल लिमिटेड में जो लेजर बना हुआ है, क्या इस लेजर में एंट्रीज पोस्ट हुई हुई? मसलन डेबिट साइड पे क्या एंट्री पोस्ट हुई हुई? प्रोसेस अकाउंट डेबिट, मटेरियल एंड कन्वर्जन क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे क्या पोस्ट हुई हुई? अब इसमें भी कंपाउंड बन सकती है, डिपार्टमेंट मेरा फिनिश गुड्स डेबिट, फिनिश गुड्स डेबिट, अब नॉर्मल लॉस डेबिट, नॉर्मल लॉस डेबिट। मैं सीडी और बीडी की बात नहीं कर रहा, ट्रांजैक्शंस की एंट्री होनी है, ब्रॉड डाउन और क्रेडिट डाउन तो बैलेंसेस है। तो जो डेबिट और क्रेडिट साइड पे अमाउंट्स लिखी हुई है ये असल में एंट्रीज ही पोस्ट हुई है। तो ये लास्ट रिक्वायरमेंट उसने जरा इनडायरेक्टली शायद लेजर ही पूछा है, तो हमें करनी तो एंट्रीज है, लेकिन मैंने हमेशा सजेस्ट आपको यही किया कि वर्किंग्स में कहीं लेजर बना के वर्किंग कर ये सारा कुछ करना चाहिए ताकि जरा मिस्टेक का चांस मिनिमाइज हो जाए। तो इसी लेजर की जो एंट्रीज हैं वही हमने एग्जामिनर को प्रेजेंट करनी है, तो लेजर जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह सारी एंट्रीज सामने आ जाएंगी। तो अकाउंटिंग एंट्रीज इन द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, 2 पेजेस छोड़ लें इस रिक्वायरमेंट के लिए। इक्वल यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, अकाउंटिंग एंट्रीज भी हैं। तो फर्स्ट 2 पेजेस छोड़ के जरा वर्किंग्स में आ रहा है। जी इस तरह ना करें, कंसंट्रेट करें प्लीज। जी बनाए जी।
जी सर, तरतीब से चलें, डाटा लिखवाएं जहाँ जाना है, ब्रॉड डाउन लिखवाएं। हाउ मेनी यूनिट्स? 15,000 लीटर्स में यूनिट्स। अमाउंट लिखवाएं 5,000 या 2125 2125 टोटल हो गया 7,125। इसका लेकिन एक ब्रेकअप रखना जरा। मटेरियल लिखवाएं हाउ मेनी लीटर्स? अच्छा, रुपीज इन थाउजेंड्स में अभी कहीं एक दफा लिखा के स्टार्ट करें। वन 20,000 liters amount is 36,240 labor 14,224 फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब यहाँ जरा चीजें याद रखनी है। हाँ जी, यहाँ जरा चीजें याद रखनी है। अगर अप्लाइड रेट अवेलेबल है तो एक्चुअल नहीं लिखना। ढूंढने जरा ऑप्शन रेट किसकी बेस पे दिया हुआ? 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट करें 14,224 14,224 multiplied by 80%, 11,137 डबल एंट्री बोल रहे हैं। प्रोसेस अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। आगे बढ़े। नेक्स्ट किस चीज का डाटा? अब जो ओवरहेड्स गिवन है 11,500, इसका क्या करेंगे? इसका फैक्ट्री ओवरहेड्स का अगर लेजर बनाना होगा तो करेंगे, या अगर एंट्री करनी होगी तो देखेंगे। फिलहाल इस लेजर में इसका काम नहीं। आ जाए एक्सपेक्टेड लॉसेस। एक्सपेक्टेड लॉसेस 5% लिखा हुआ। नीचे जरा पैराग्राफ में जाए, एक सेंटेंस पढ़ रहा है एक्सपेक्टेड लॉसेस वाला। ये 5% किसका? ये मेरा ख्याल है कुछ बताया हुआ उसमें। Expected losses are identified at the time of inspection which takes place। वैसे एक जमाने में क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 2 में ये डिसाइड हुआ था कि अगर पता ना हो तो फिर इनपुट से रेट मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ मेरा ख्याल है कि पता है, हमें पता है। लेकिन वैसे एक और चीज यहाँ से फाइनली ध्यान में रखें, अगर इंस्पेक्शन स्टेज अवेलेबल हो। इंस्पेक्शन स्टेज वो जमाना में वो था जिसमें इंस्पेक्शन स्टेजेस नहीं थी। अगर इंस्पेक्शन स्टेज अवेलेबल हो तो फिर जो इंस्पेक्टेड यूनिट होते हैं, अगर क्वेश्चन में ना बताया तो फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स की बेस पे आपने एक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेट करना। लेकिन मेरा वैसे गुमान है कि सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है। एक्सपेक्टेड लॉसेस वाला सेंटेंस पढ़ रहा है इस क्वेश्चन नंबर 9 में। कब आइडेंटिफाई होता है? नहीं, इंस्पेक्शन स्टेज पे। वो कब होती है? इस तरह से कुछ है। 12 एक नीचे नोट भी पढ़ना था। अगर इंस्पेक्शन स्टेजेस अवेलेबल हो और क्लियरली ना पता चले तो फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स को बेस बना के लॉस की कैलकुलेशन आप करेंगे। लेकिन दो वर्ड्स इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते रहेंगे, आप भी जरा ज़हन में रखना। इंस्पेक्टेड यूनिट्स में आपके सामने कहूँ या टेस्टेड यूनिट्स, डिफरेंट चीजें हैं, ये एक ही बात है। इंस्पेक्शन स्टेज पे ही यूनिट्स टेस्ट होते हैं, या मैं इसका भी कह सकता हूँ इंस्पेक्शन स्टेज पे ही यूनिट्स इंस्पेक्ट होते हैं। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स या टेस्टेड यूनिट्स एक ही वर्ड है, बार बार इस्तेमाल हो जाता है इंटरचेंजेबली। तो जरा फाउल ढूंढना जरा। इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करने का तरीका आता है आपको? फाउल लिमिटेड में जरा ढूंढने जरा, एक वर्किंग की थी लास्ट क्लास में। कौन सी 4 चीजें ढूंढनी होती है देख के बताएं। ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस और उसके यूनिट्स के साथ साथ उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन, फिर इनपुट यूनिट्स, फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स और उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन, फिर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन सामने रख के डिसीजन लेना होता है। तो अप्लाई करें जरा ये सारा
इस क्वेश्चन में नीचे आ जाए लेजर में वर्किंग का, वर्किंग ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, नॉर्मल लॉस। ये ओपनिंग यूनिट्स 15,000, stage of completion material 100%, conversion 80%, input units 120, closing work in process 17,000, material, conversion, stage of inspection ढूंढना है। ये सभी सिर्फ एंड नहीं है यार, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन एंड पे तो ठीक है आपकी बात, लेकिन एंड तक जाते जाते क्या क्या कितना कितना लग जाएगा, मटेरियल 100% और कन्वर्जन कॉस्ट भी 100% क्यों एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। अब मेरे साथ एक और दफा ट्राई कर लें हाउ टू थिंक अबाउट द स्टोरी, बाद में फिर आपको इसके बाद खुद से कोशिश करनी चाहिए थोड़ा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़े साथ है। जी सबसे पहला स्टेप सर ये करें, इंस्पेक्शन स्टेज देख के जरा ध्यान में रखना 100% एंड 100%, ऐसे अब 100% ज़हन में रख के ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन देख 100% और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स लास्ट पीरियड तक टेस्ट हो गए होंगे। क्यों टेस्ट नहीं हुए होंगे? इंस्पेक्शन स्टेज पे आए ही नहीं थे, तो क्या फिर हमारे पीरियड में टेस्ट हुए होंगे? फाउल लिमिटेड होना, उसका आंसर देखें, उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखें, उसकी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन सॉरी देखें, और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखें, क्या वो टेस्ट हो गए होंगे? ये क्यों टेस्ट नहीं हुए होंगे? ये भी इंस्पेक्शन स्टेज तक आए ही नहीं थे, तो वहां तो हमने ओपनिंग को कंसिडर नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी टेस्ट हो गए होंगे। यहाँ क्यों कंसिडर करेंगे? क्योंकि पिछले पीरियड में नहीं, हमारे पीरियड में टेस्ट हुए होंगे, क्योंकि इंस्पेक्शन स्टेज पे तो ये आए नहीं थे पिछले पीरियड के अंत तक। तो क्या इस वर्किंग में इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालते हुए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स को कंसिडर करूं सर? क्लियर है? वहां क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों कर रहा हूँ? नहीं मतलब क्लियर हो गया ना? प्लीज आगे चलें। देन इनपुट यूनिट्स को 120,000 को फाइनल करने के लिए क्लोजिंग देखना पड़ता है, और से क्लोजिंग की वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखें, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन देखें, क्या क्लोजिंग इंस्पेक्ट हो गए होंगे? क्लोजिंग क्यों इंस्पेक्ट नहीं हुए होंगे? इंस्पेक्शन स्टेज तक पहुंचा ही नहीं। 1,20,000 ढूंढे, क्या क्लोजिंग वैसे बचे 1,20,000 में से ही होंगे? लेजर देखें, देखा करें बार 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 बार, 15,000 ओपनिंग किधर गए होंगे? वो तो आउटपुट हो गए होंगे, क्लोजिंग कहाँ से बचा होगा? इनपुट से। तो 120 में से 17,000 क्या इंस्पेक्ट हो गए हैं? 120 में से 17,000 क्या इंस्पेक्ट हो गए हैं? तो अगर इंस्पेक्ट नहीं हुए तो क्या करें? हम इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाल रहे हैं, 120 में से 17 क्यों माइनस करें? क्योंकि अभी उनकी इंस्पेक्शन नहीं हुई। इट मींस 17,000 की इंस्पेक्शन अगर नहीं है तो उसको फिर निकाल दें। क्या कैलकुलेट करते हुए? इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करते हुए। एक दफा रिवाइज करें काइंडली, 15,000 क्यों लिया मैंने? 15,000 मैंने क्यों लिया है?
इंस्पेक्शन स्टेज तक बेटा ये नहीं पहुंचे थे पिछले पीरियड के एंड तक, ये ओपनिंग है, तो फर्दर काम हमारे पीरियड में हुआ होगा, देयरफॉर इनकी इंस्पेक्शन स्टेज हमारे पीरियड में आई होगी। 15,000 मैंने कंसिडर कर लिया। ये ठीक है बेटा प्लीज, ये 15,000 बेटा समझ आ गया। जी देन उसके बाद 1,20,000 यूनिट्स है और इनका फाइनल डिसीजन आपने लेना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को चेक करके। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के जो यूनिट्स हैं ये 100% और 80% कंप्लीट है, विच मींस अभी ये इंस्पेक्शन स्टेज से पीछे हैं। इन अदर वर्ड्स इनकी इंस्पेक्शन हमारे पीरियड में नहीं हुई होगी, देयरफॉर इसको मैंने कहां से निकाल दिया, जहां से ये बचे होंगे। कहां से बचे होंगे? इनपुट में से बचे होंगे, तो इट मीन सारी इनपुट टेस्ट नहीं हुई। 120 माइनस 17,000, सिर्फ रिमेनिंग इनपुट ही टेस्ट हुई होगी। दोबारा फाउल में कर ली जाए, वहां मैंने 82,500 पूरा क्यों लिया? देख के जरा तसल्ली से देख के ओपनिंग लिया ही नहीं और 82,500 पूरा ले लिया है। ओपनिंग इंस्पेक्ट हो चुका था और क्लोजिंग भी इंस्पेक्ट हो चुका है। किस पीरियड में इंस्पेक्ट हुआ होगा? ओपनिंग कब हो गया होगा? तो वो तो लास्ट पीरियड के टेस्टेड यूनिट्स में होना चाहिए। हमारे पीरियड में क्लोजिंग भी क्यों हो गया? क्योंकि इंस्पेक्शन स्टेज 50% कंप्लीशन पे है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो 75% पे पहुंचा हुआ है, तो उसमें ऑलरेडी इंस्पेक्शन हो गई होगी। लेकिन बोर्ड में जो सिचुएशन बनी हुई है, क्लोजिंग इंस्पेक्ट नहीं हुआ होगा, इसलिए फिर मैंने आउटपुट में से माइनस कर दिया, और सॉरी इनपुट में से माइनस कर दिया। क्लियर है सारे? बाकी वर्किंग करें मल्टीप्लाई 5%। ये रिकम्प्लीट करना, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप फाइनल प्लीज। समझ आ गया सर कैसे करना है? आंसर आ गया 5900। क्या है ये 5900? और सर जी क्या आ गया यार, जाने दे गुस्सा यार, तुम लेजर फाइनल करें, क्रेडिट साइड के यूनिट्स फाइनल करें। बाकी चीजें भी ढूंढे, आउटपुट भी ढूंढे, वर्क इन प्रोसेस भी है, लेजर बैलेंस करें। प्रोसेस बी, how many units? 110. Normal loss 5900। नहीं बेटा, अब नॉर्मल लॉस का डिसीजन तो तब होगा ना जब सारा बाकी कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस रहता है 17,000। नॉर्मल लॉस के सामने कौन से यूनिट्स आते हैं? एक्सपेक्टेड लॉस या एक्चुअल लॉस? फाइनल अभी बहस, लेजर बैलेंस करें, यूनिट्स के एंगल से क्वांटिटीज बैलेंस करें। 135,000 तो टोटल हो गया। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? क्या आ रहा है? 2100 का नाम और ऑल द स्टोरी क्या होगा? नॉर्मल गेन आ गया, अब नॉर्मल गेन आ गया, लॉस आ गया। कितना लॉस आ गया? क्रेडिट साइड पे फिगर है यार। एक्चुअल लॉस बताएं, एक्चुअल लॉस वो कैसे? 2100 एक्चुअल लॉस है यार, 2100 क्या है? अब नॉर्मल लॉस क्या चीज है? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लॉस है। 5900 क्या है? टोटल लॉस कितना है? 8000 है। कैलकुलेटर अलाउड है। आगे चल, रिकवरी वैल्यू किसकी ढूंढे?
डैश लगाएं। कौन सी 3 चीजों के अगेंस्ट कॉस्ट रह गई? प्रोसेस बी एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। लेजर को गौर से देखें। नेक्स्ट स्टेप क्या करें? फर्स्ट पेज पे आ जाएं। एग्जामिनर इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल मांगा हुआ है। अच्छा, रिक्वायरमेंट बी पे एक मिनट देखें। रिक्वायरमेंट बी सॉल्व करते हुए आपको पर यूनिट की जरूरत पड़नी है। तो पर यूनिट स्पेसिफिकली इसने मांगा तो नहीं है, लेकिन आपको जरूरत पड़ जानी है। पता है पर यूनिट कॉस्ट आएगी तो मल्टीप्लाई हो सकेगी। तो मेरी हमेशा सजेशन रहेगी कि इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल पर यूनिट दोनों साइमल्टेनियस किया जाए। और सबसे पहले पर यूनिट में वो अमाउंट्स ढूंढा करें जिनकी बेस पे यूनिट आने हैं। तो ठीक है, तरतीब वही रखें, इक्विवेलेंट यूनिट्स पर, लेकिन सॉल्व को पहले पर यूनिट को करें। आए इकट्ठे हो, छोड़ दें 1 मिनट लिखना, पहले करवा दें एक दफा। फिर बताएं कितने पर यूनिट निकलेंगे, किस किस का पर यूनिट निकलेगा? मटेरियल और कन्वर्जन। लेजर की डेबिट साइड देख रहे हैं आप। जैसे ही आप डेबिट साइड देखेंगे अमाउंट दिखाएगा। अमाउंट्स अगर आप दिखवाएंगे और गौर से चीजें देखेंगे तो यही आपको पता चल जाना है कि अब आपको जरूरत महसूस हो रही है कि फाइफो से करना है या वेटेड एवरेज से करना है। अमाउंट लिखवाएं, क्या लिखवाएंगे? ओपनिंग लिखवाएंगे मेरे? ओपनिंग क्यों नहीं लिखवाएंगे? लेकिन एक काम रखें, नीचे रिक्वायरमेंट में जहां फाइफो लिखा है इसके साथ लिखिए होमवर्क। ये क्वेश्चन फाइफो से होमवर्क कीजिएगा, मेरे साथ आज वेटेड एवरेज फाइनल करें। इसका मतलब ये होगा कि जब भी एग्जाम में सवाल आएगा फाइफो से तो उसके साथ रख लेंगे होमवर्क, और इंशाल्लाह घर से आप फाइफो से करेंगे। मैं इस वक्त वेटेड एवरेज में वो जो टेबल साइड बनाना है टोटल करके जरा वो फाइनल कर दो। तो मेरे साथ ये क्वेश्चन कैसे कैंडी करें? यकीनन फाइफो से ही करना है, लेकिन वेटेड एवरेज से वैसे हो सकता है, तो जरा करवाएं जरा प्लीज। फिगर्स बताएं। 5000 क्यों उठा रहे हैं? वेटेड एवरेज गेम ऑन करें सर। प्लस 36240, कन्वर्जन की अमाउंट्स 2125 प्लस 14224 11379 इकट्ठे होने आता जी 1000 में हो रहा सब कुछ। ठीक है, 2100 कैसे आया? ये गुलाम मुहिद्दीन से बेटा, कैलकुलेटर पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो लेजर बैलेंस हो रहा है 2100 से, बैलेंसिंग फिगर आई है। जी काइंडली इस तरह ना किया करें यार, कम से कम 7-7 रखिए किया करें, क्या हो गया 2100 कैसे? आप गेम ये यहाँ फंसी हुई है। 2100 आया तो घंटा हो गया। प्लीज कैलकुलेटर पे आए, लेजर के दोनों साइड्स बैलेंस करके। मिल गया सर? ये बनाए जरा इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल है। इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल करें तो जितने पर यूनिट अकॉर्डिंगली उतने ही कॉलम। मटेरियल कन्वर्जन
110, 2100, 1700, 17,000। वैसे एक दफा जरा दोबारा 1,10,000 का ना ब्रेकअप के एंगल से सोच लें, इंशाल्लाह होना तो टोटल ही है, वेटेड एवरेज से कर रहे हैं, लेकिन एक दफा इंडिविजुअली जरा सोच जरूर लें। मैं भी एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेफिनेटली टाइम वेस्टिंग है बार बार, लेकिन एक आखिरी दफा जरा प्लीज सोच लें सही तरह। तो वेटिंग फ्रॉम योर साइड खुद से करें, फिर मैं बताता हूँ, कोशिश किया करें। जो स्टूडेंट्स आप भी काइंडली भेजें जरा मटेरियल और कन्वर्जन के फाइनल यूनिट्स क्या आते हैं आपकी वर्किंग में। एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करें, हर बंदा अपने अपने काम में बिजी है। जी ठीक है बेटा। 129 100 एंड 125 700। ये नजरात की क्लासेस पिछली रहती हैं या जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, इस तरह बेटा बात नहीं बननी, काइंडली पिछले लेक्चर्स भी कवर करने पड़ना है। इस वीक में 3-4 दिन अभी शायद मिल जाए आपको, तो इन्हीं दिनों में फाइनल करें, साथ साथ मिल जाए, ये वक्त गुजर रहा है। ये आउट प्रोसेस वी का ब्रेकअप बनाया किसने? ब्रेकअप इनिशियल ब्रेकअप क्या बनेगा? 15,000 और 95। एक दफा दोबारा काइंडली फुल कंसंट्रेशन दो, नीचे 5,000 15,000 5,000 15,000 5,000 की बेस में 15,000 यूनिट्स आएंगे, कितने परसेंट? 100%। उसकी बेस कंप्लीट हो जाएगी, और 95,000 एज इट इज अगली अमाउंट की बेस में आ जाएगी। सही है। कन्वर्जन की तरफ जाए, कन्वर्जन 15,000 2125, नहीं मतलब जिस तरह मैं देख रहा हूँ इस तरह सबको पता ना क्या देख रहा हूँ। 2125 अमाउंट है, 15,000 उससे रिलेटेड यूनिट्स है, लेकिन उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी 80%। तो असूलन 2125 के नीचे की बेस में, 2125 की बेस में 80% ऑफ 15,000 आना चाहिए। एक मिनट सॉल्व करवा, तो 12,000 सिर्फ आना है 2125 की बेस में। लेकिन जो 15,000 यूनिट्स हैं साल के शुरू तक, तो मंथ के स्टार्ट तक सॉरी, तो ये 80% कंप्लीट थे। क्या ये हमारे पीरियड में रिमेनिंग भी कंप्लीट हो गए?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब सबसे पहले ओपनिंग ही कंप्लीट हुए होंगे, देयरफॉर रिमेनिंग 20% काम भी हमारे पीरियड में हो गया होगा। तो वो रिमेनिंग जो है वो ये ब्रैकेट नीचे बनाई हुई मैंने 14,224 प्लस 11,379 उसकी बेस में आना। लेकिन इन आइदर ऑफ द वे जितने परसेंट काम हुआ पिछले पीरियड तक वो ओपनिंग की बेस में आ गया, रिमेनिंग हमारे पीरियड की बेस में आ जाएगा, तो टोटल 15,000 पूरा हो ही जाएगा। ठीक है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि शायद वेटेड एवरेज में इस ब्रेकअप की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली देखें तो 12,000 इसकी बेस में और ये 3,000 फिर इसकी बेस में, बाकी ऑनवर्ड्स डेफिनेटली 95,000 भी एज इट इज बेस में। ठीक है, फिर बहरहाल बनाने के बाद फिर ब्रेकअप एक दफा 110 भी लिखना है, और यहाँ से ऑनवर्ड्स फिर आप याद रखना है कि अगर हम वेटेड एवरेज से वर्किंग कर रहे हैं तो आउटपुट के सामने टोटल आउटपुट आ जाएगी। रिपीट कर दे मैंने किस मेथड में क्या बोला। जज़ाकल्लाह बेटा जिन्होंने बोलने की कोशिश की है यार, असल में आपको पता था मैंने ऐसे आपको तंग किया। ये बाकी टोटल करें, बाकी माइनस करें, फर्स्ट एलोकेशन में भी बी रिक्वायरमेंट देखें, क्वेश्चन के मुताबिक चलो। एबनॉर्मल लॉस ना देख लें, मैंने एबनॉर्मल लॉस आपसे पूछे बगैर लिख दिए 2100 2100, ये दोनों में सेम क्यों है? अब इंस्पेक्शन स्टेज है यहाँ, क्योंकि है इंस्पेक्शन स्टेज एंड में, तो मटेरियल के साथ साथ कन्वर्जन भी सारी लग गई होगी। करें आप लोग पूरा करें, रेट निकालें, बाकी काम खत्म हो गया। एंट्रीज बस जाएगी वो भी लिखते हैं, अपनी फिगर्स पूरी करें। ये टोटल हो जाएगा 125 29 129 100, और कन्वर्जन का 125 700 लिखें, यूनिट्स अमाउंट निकालें। अच्छा, अब जो रेट आपका आ रहा है ये 1000 में रुपीज लिए हुए आपने, तो इसलिए रेट भी थाउजेंड्स में आ रहा है, तो परेशान हुए बगैर काइंडली बस 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ करके आगे चलें। 129 100, और मेन चीजों पे प्लीज फोकस करें। थाउजेंड्स में रेट है, अकॉर्डिंगली जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से तो 1000 में ऑटोमेटिकली रुपीज आ जाएंगे। करें करें पूरा। 0.32 हो जाएगा मेरे ख्याल, पॉइंट्स में जा रहा है तो 2 डिजिट्स बात करें। 0.32 एंड 0.22 टोटल 0.54 टोटल है। रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी, करें करें करें, बड़ा बस करो यार, कम शुरू ही हो गई बात। जर्नलिस्ट साहब पहुंच गए यहाँ पे। रिक्वायरमेंट भी सिर्फ किसकी कॉस्ट निकालने को कह रहा है? डिपार्टमेंट बी में कितने यूनिट्स आ रहे हैं? वेटेड एवरेज अगर मेथड है तो कहीं और नहीं देखना, सवाई इक्विवेलेंट यूनिट्स और पर यूनिट के 110,000 यूनिट्स हैं दोनों कॉलम्स में फाइनली, मल्टीप्लाइड बाय 0.54, आंसर निकालें 5940 शायद 59400, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी।
जी, how many units multiplied by आंसर 59400, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम रिक्वायरमेंट बी पढ़ें तो इसके अलावा उसने किसी कॉस्ट एलोकेशन के बारे में मांगा नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट 3 जरा लिखें। एंट्रीज जब आप करेंगे तो ये एंट्रीज जेन में रखते जरा लेजर देखें, लेजर में यूनिट्स ट्रांसफर की एंट्री करेंगे और सभी करेंगे सर। अब नॉर्मल लॉस की भी एंट्री करनी पड़नी है, तो एंट्री यूनिट्स से नहीं होनी, अमाउंट से होनी है, इसलिए अब उसने मांगा तो नहीं है सेकंड रिक्वायरमेंट में लॉस की कैलकुलेशन, लेकिन एंट्रीज के लिए हमें लॉस की कॉस्ट भी चाहिए होगी, पता है बात। हाँ, जो सीडी है उसकी शायद वर्किंग अगर ना भी करें तो एंट्रीज में नहीं आनी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक और चीज की जरूरत भी पड़नी है, दैट इज अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। How many units? 2100। लेकिन बेटा ये प्लीज क्लियर कर लें, अभी 2100 आपने मुझे कहाँ से देख के बताया? इक्विवेलेंट यूनिट्स में से आप देखना है, अब लेजर में से नहीं देखना, इक्विवेलेंट यूनिट से फिर पता चलेगा कितनी कितनी किसकी कॉस्ट आनी है। तो दोनों कॉलम में 2100 सेम होने की वजह से मल्टीप्लाइड बाय 0.54 हो गया है आंसर 1134। प्लेस करें फिगर्स, लेजर में भी लिखना, फिर वहां से एंट्री शुरू करते हैं। आपकी क्लास में अक्सर मुझे महसूस होता है कि मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही लगता है? अक्सर मेरी आवाजें पलट के तेजी से वापस आती हैं, टकरा के आती हैं। आपको मेरे क्वेश्चंस अक्सर महसूस होते हैं कि इररिलेवेंट है, ये जरूरी नहीं सवाल, इसका जवाब नहीं देना चाहिए। प्रोसेस बी के यूनिट्स की अमाउंट कोई एक आधा बता दे, बाकी को ये भी रेलेवेंट महसूस हुई है बात। जिसने लिखना लिखे, खामोशी से लिखे, डिस्टर्ब नहीं करे। ये कोई वक्त है बताने का? इतना आइडियल मौसम हुआ है, गेम बड़ी बड़ी ऑन हुई भी थी हर जगह। सर जी यही वो दिन है, एक एक दिन काउंट होता है सर एंड में। जितना टाइम हम इस वक्त दे सकते हैं, बाद में इन चीजों को इतना टाइम नहीं दे सकेंगे। 59,400 एबनॉर्मल लॉस के सामने, 1134, 17,000 के सामने अमाउंट क्यों नहीं कैलकुलेट की मैंने? कैसे पता चला रिक्वायर्ड नहीं है? मैसेज आया है, दूर से मैसेज आया है, मोबाइल से चेक हुआ है। यही लम्हा था कि अगर मैसेज ना देखते तो बात बननी नहीं थी। मैसेज आया है कि ये कैलकुलेशन नहीं करनी। क्यों नहीं करनी सर? लेजर तो वैसे बेटा हमने अपनी वर्किंग के लिए बनाया, तो लेजर अगर हम कंप्लीट कर भी लें तो ये हमारी इंटरनल वर्किंग है, इसमें हमने ये बनाया शायद एंट्रीज के लिए। तो किस किस की एंट्रीज की शायद बहस नहीं है, ब्रॉड डाउन कैरिड डाउन की एंट्रीज नहीं है, ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज है। चलें जी, फर्स्ट पेज आपने छोड़ा हुआ, स्पेस होपफुली उसमें है भी, अगला भी मैंने 2 पेज ही छोड़ा था शायद। शुरू करें जी, अब एंट्रीज करें, अकाउंटिंग एंट्रीज इन द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए आपको तंग करना मकसद नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ तंग नहीं होंगे तो एग्जामिनर तंग करता है, सोच लें जरा। वो सितंबर में भी तंग करता है, नवंबर के स्टार्ट में फिर करता है, मार्च में फिर करेगा, मई में करेगा, उसने बाज नहीं आना है। तो ये तंगी ज़्यादा आसान है शायद एज कम्पेयर टू दैट तंगी, लेकिन हम भूल जाते हैं, हालांकि अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही गुजरा। तो प्लीज अकाउंटिंग एंट्रीज की हेडिंग लिखिए। बेटा एक्सपेक्शन स्टेज जो बताई है वो एक्सपेक्टेड की नहीं बताई हुई, प्लीज काइंडली बात ये नहीं है। इंस्पेक्शन स्टेज उसने बताई हुई है कि एंड ऑफ द प्रोसेस होती है, साथ उसने ये बताया है कि जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो इंस्पेक्शन के वक्त आइडेंटिफाई होता है। मीन्स से जो इंस्पेक्टेड यूनिट्स होंगे उनकी परसेंटेज की बेस पे एक्सपेक्टेड यूनिट्स का लॉस आएगा। इंस्पेक्शन स्टेज एक्सपेक्टेड नहीं है, इंस्पेक्शन स्टेज ये है कि जिस वक्त यूनिट्स टेस्ट हो रहे हैं, हाँ उस वक्त जो यूनिट्स टेस्ट होंगे
उनका 5% एक्सपेक्टेड लॉस है। तो प्लीज ये दो चीजें अलग अलग डिस्टिंग्विश करें। ये जरा एक मिनट क्वेश्चन नंबर 9 की जरा दोबारा लाइन पढ़िएगा। इंस्पेक्शन स्टेज क्या है? इंस्पेक्शन स्टेज मटेरियल कितना लग जाएगा? ये एक्सपेक्टेड इंस्पेक्शन स्टेज है। एक चीज है इंस्पेक्शन स्टेज 100% मटेरियल एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100% कन्वर्जन। ये इंस्पेक्शन स्टेज, ये एक्सपेक्टेड नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इंस्पेक्शन स्टेज पे जो यूनिट्स इंस्पेक्ट होंगे उनका 5% एक्सपेक्टेड लॉस होगा। तो ये दो अलग चीजें हैं। इंस्पेक्शन स्टेज एक्सपेक्टेड नहीं है, इंस्पेक्शन स्टेज पे इंस्पेक्टेड यूनिट्स का 5% लॉस एक्सपेक्टेड। क्लियर हो गया मेरे वर्ड्स? तो इंस्पेक्शन स्टेज एक्चुअल है उस वक्त, लेकिन जो यूनिट्स इंस्पेक्ट होंगे उसमें हमारा अंदाजा ये है कि 5% यूनिट्स जो होंगे वो लॉस निकलेंगे। क्या निकले भी उतने ही है? वो डिफरेंट हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड नॉर्मल किसके साथ लिंक किया उसने? इंस्पेक्टेड यूनिट्स विच इज एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, उसका 5% एक्सपेक्टेड है कि लॉस होगा। लेकिन एक्चुअली लॉस कितना था? दोबारा लेजर देखें, दोबारा 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 8000 एक्चुअली हुआ है। सही है? प्लीज ये समझ आ गई बेटा बात? तो इंस्पेक्शन स्टेज एक्सपेक्टेड कोई नहीं है। इंस्पेक्शन स्टेज पे जो यूनिट्स इंस्पेक्ट होंगे उनका 5% एक्सपेक्टेड लॉस है। ठीक है जी? चलिए एंट्रीज करनी है। अकाउंटिंग एंट्रीज इन द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, हेडिंग बताए प्रॉपर, थर्ड रिक्वायरमेंट। Accounting entry in the cost accounting system. एक करते हुए काइंडली जरा लेजर साथ रखना, अपना लेजर देखते जाएं, साथ साथ सोचते रहें। लेजर की डेबिट साइड देखें, ये एंट्रीज नजर आ रही हैं। अभी शायद मैंने थोड़ी देर पहले बात भी की है, कंपाउंड एंट्री हो सकती है। प्रोसेस अकाउंट डेबिट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स क्रेडिट करें अपने हाथ से। प्रोसेस ए डेबिट अलग डिफरेंटली हो सकती है। प्रोसेस ए डेबिट मटेरियल क्रेडिट, प्रोसेस ए डेबिट लेबर क्रेडिट या पेरोल क्रेडिट, प्रोसेस ए डेबिट फैक्टरी क्रेडिट, शायद कंपाउंड कही जा सकती है, हो सकती है। मटेरियल बताए कितने से क्रेडिट? 36240, लेबर 14224, फैक्ट्री एवरेज 11379, टोटल की जगह 61। अब इसी से ना परेशान हो जाएगा, अगर किसी ने डेबिट साइड की अमाउंट का टोटल किया हुआ है उसमें ओपनिंग भी आ रहा है, तो ओपनिंग इसमें शामिल नहीं है। 61 बताइए क्या? 843। क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे भी कंपाउंड एंट्री हो सकती है। बोलें प्रोसेस बी डेबिट कितने से? 59400, 59400। नॉर्मल लॉस की अमाउंट नहीं है, वरना सोचे जरा कंडी नॉर्मल लॉस की भी एंट्री होती है। बोले जरा देखते हैं अगर अमाउंट हो तो। नॉर्मल लॉस ने भी डेबिट ही होना है, प्रोसेस बी ने क्रेडिट होना, फिर उसकी एक रिकवरी वैल्यू भी होती है, तो कल याद करूंगा। प्रोसेस बी डेबिट, अब नॉर्मल लॉस क्यों छोड़ो? अमाउंट नहीं है। अब नॉर्मल लॉस क्यों ना छोड़ो? अमाउंट है 1134। 1134 उसकी कॉस्ट है या रिकवरी वैल्यू है? कॉस्ट है, रिकवरी वैल्यू है। नॉर्मल लॉस का कॉस्ट एलोकेट होती है, और अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो वो कॉस्ट में से नेट ऑफ होती है। 1134 प्लस कर लें दोनों को, 60, प्रोसेस ए क्रेडिट 60534 1134।
यानी कंफ्यूजन जी बारा। अब ये तो वो एंट्रीज है बेटा जो हमने लेजर में लिखी हुई थी। क्वेश्चन अगर देखें तो शायद कुछ एंट्रीज और भी हो सकती हैं। जरा देखें तो क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है लेजर के अंदर, तो यही एंट्रीज हैं। एक फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक्चुअल भी है, और शायद फिर एक्चुअल आ जाने के बाद अंडर ओवर अब्जॉर्ब्ड वाली एंट्री भी हो सकती है। ये जो इस वक्त फैक्ट्री ओवरहेड्स का की अमाउंट आप लेजर में देख रहे हैं, ये तो है अप्लाइड, सबको पता है। तो अब आज इधर एक्चुअल ढूंढे, और एक्चुअल की भी एंट्री आपने मेरे एक दो दफा पहले भी बताई है, दोबारा बता दें। एक्चुअल 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 11,500 फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट लिखें। मटेरियल और लेबर के तो एज इट इज एक्चुअल रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन रेट की वजह से फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक्चुअल फिर आप फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में जा रहा है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट, याद वैसे आ जाएगा। अमाउंट कितनी है? 11,500। अब लास्टली एक्चुअल भी है, एब्जॉर्ब्ड भी है, एक लास्ट स्टेप अंडर ओवर एब्जॉर्ब। लेकिन अंडर ओवर एब्जॉर्ब की का डिसीजन मेरी सजेशन हमेशा यही रहेगी कि लेजर बना के लीजिएगा, वरना ऐसे ही डेबिट क्रेडिट करते मिस्टेक हो जाती है। लेजर ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स बनाए, एक एंट्री के लिए स्पेस रखना जरा। एक्चुअल किधर लिखूं, रेफरेंस क्या लिखूं? फैक्ट्री एक्सपेंसेस, प्रोसेस बी, सॉरी प्रोसेस ए 11,379। तो सिंपली जो एंट्रीज हैं इन्हें पोस्ट कर लें, और देन ये लेजर बैलेंस कर लें। याद आ रहा है प्लीज? कभी इस तरह की वर्किंग हुई है पहले? सिंपली बैलेंस लेजर किधर आ रहा है? नहीं, किधर आ रहा है, किधर आ रहा है, किधर आ रहा है, किधर आ रहा है? मेरा ख्याल है ये डिसीजन भी लेना इस वक्त जरूरी नहीं कि अंडर ओवर आपने एंट्री करनी, वो हो जाएगी। 121 किधर लिखा मैंने, जिस तरफ डिफरेंस आ रहा है 121। अब यहाँ एक डिसीजन लेना होता है। ढूंढ लें जरा, ये क्वेश्चन नंबर 1 के बाद एक डिस्कशन हुई थी हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग का। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से एक डिस्कशन हुई हुई है, जरा ढूंढ के रिवाइज कर लें जरा। रजिस्टर में लिखा हुआ आपने, उसके बिल्कुल एंड में जाके फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक लेजर बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 से पहले, और लेजर बैलेंस करने के बाद नीचे कहीं ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्ब लिखा होगा। तो सही तरह रिवाइज कर लें, ढूंढ कर जी। कॉस्ट ऑफ सेल में भी एडजस्टमेंट हो सकती है, और ग्रॉस प्रॉफिट में भी हो सकती है। क्वेश्चन में अगर बताया फिर तो ठीक है, ना बताया हो तो क्या होता है? नहीं बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल लिखा हुआ है यार। अगर ना बताया है तो बाय डिफॉल्ट कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट होनी है। आ जाएगा याद? तो क्या करें, 121 के साथ कॉस्ट ऑफ सेल लिखें, ऑटोमेटिक एंट्री बन जाएगी। बोल दें एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन फाइनली? क्वेश्चन नंबर 11 ढूंढे पहले। एनी कंफ्यूजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 11 का डेटा पढ़ना शुरू कर दें। ऑनलाइन सोर्स में से ज्यादा महसूस होता है कि कोई भी सवाल रेलिवेंट नहीं है। दिखता है?
ये रावी लिमिटेड, एक मिनट, Ravi Limited is engaged in the production of industrial goods. It receives order from steel manufacturers and follows underline three words: job, order, costing. Second line, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का बड़ा कोई खास मीनिंग नहीं है इन वर्ड्स का एज इट इज अगर ट्रांसलेट किया जाए तो जॉब मीन्स है काम, ऑर्डर मीन्स है कामों के ऑर्डर, कॉस्टिंग मीन्स जो जो ऑर्डर मिलता है उसका जैसे जैसे काम होता है उसकी कॉस्टिंग होती है। तो नथिंग टू बी वरीड अबाउट, सिंपली जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग मीन्स जो जो ऑर्डर मिलते हैं उनका कामों के साथ साथ कॉस्टिंग का रिकॉर्ड रखा जाता है। असल इशू क्या है वो आगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू an order received on 1st December 16 for 6,000 units of a product. इसके एक सेकंड रिक्वायरमेंट ए तरह देखें, prepare work in process account for the month of December. B, prepare accounting entries to record under over applied. Applied क्या होता है? Under over absorb, under over applied, interchangeable words. किस लेजर में निकलते हैं under over absorb? फैक्ट्री लेजर के लेजर में डेबिट साइड पे क्या आता है? और सारी डेबिट साइड पे क्या आता है सर? क्रेडिट साइड पे क्या आता है? ओवर अब्जॉर्ब कहाँ आता है? ओवर अब्जॉर्ब वहीं आता है जहां नहीं, वो आ जाएगा जब एक्चुअल अब्जॉर्ब आ गए, बाकी इशू नहीं है। तो अंडर ओवर अब्जॉर्ब की एंट्रीज कह रहा है और उसके बाद प्रोडक्शन गेन लॉसेस की बात कर रहा है। क्या प्रोडक्शन में गेन्स भी हो सकते हैं? तो आप प्रोसेस अकाउंट जेन में रख के ऊपर वापस आएगा और पॉइंट नंबर 1 से अब अपने जहन में लेजर रख लें और साथ साथ जहां जहां जो मैं पूछूंगा वो काइंडली बताइएगा। सेकंड सेंटेंस दोबारा शुरू करें ऊपर सेकंड लाइन में। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू एन ऑर्डर रिसीव्ड ऑन 1st December 16 for 6,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। 6,000 यूनिट्स बनाने का एक ऑर्डर मिला है। प्रोसेस अकाउंट में ये 6,000 यूनिट्स कहाँ लिखेंगे? जो बेटा यूनिट्स बने होंगे वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, जिन यूनिट से काम शुरू हुआ होगा डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये तो ऑर्डर मिला है, अगर 6,000 बनाने शुरू कर दिए होंगे तो 6,000 इनपुट होगी, अगर 6,000 बना लिए हैं तो 6,000 आउटपुट होगी। फिलहाल तो ये 6,000 ऑर्डर है, तो इसे कहाँ लिखेंगे प्रोसेस अकाउंट में? नेक्स्ट लाइन, प्रोड्यूस एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। एंट्री पता है? फिनिश गुड्स डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड आउटपुट है, बनी और कहाँ भेज दी, कितने यूनिट्स बने, कहाँ भेज दी। 3200 यूनिट्स बने, फिनिश गुड्स कहाँ बने? प्रोड्यूस हुए, भेज दिए, फिनिश गुड्स में भेज दिए। नेक्स्ट लाइन, डिलीवर्ड टू बायर फ्रॉम फिनिश गुड्स। इसे कहाँ लिखेंगे प्रोसेस अकाउंट में? कहीं तो लिखेंगे नहीं यार, इसके का एंट्री बनाने की कोशिश करें। बात बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है। ये सेल हुई हुई है, डिलीवर्ड टू द बायर फ्रॉम फिनिश गुड्स। तो यहाँ दो एंट्रीज ध्यान में आनी चाहिए, कैश या डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट एट सेल प्राइस, और दूसरी एंट्री भी ध्यान में आनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड फिनिश गुड्स क्रेडिट। बहरहाल इन आइदर ऑफ द केस दोनों एंट्रीज का प्रोसेस अकाउंट से ताल्लुक नहीं, ये कहां से कहां गए हैं? फिनिश गुड्स स्टोर रूम से बायर को भेजे हैं, ये बेचे गए हैं। तो कितने बने थे ऊपर? 3200, उसमें से 3,000 भेजे गए। तो 3,000 का कोई काम हमारे प्रोसेस अकाउंट बनेंगे। नंबर 3, यूनिट्स रिजेक्टेड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन का प्रोसेस अकाउंट में किधर लिखेंगे? नॉर्मल लॉस का आपको कैसे पता चला? वो तो पूरा सवाल पढ़ लेने के बाद फिर हम ये देख रहे हैं कि क्या परसेंटेज ऑफ लॉस है या नहीं। अगर वो नहीं होगी तो फिर ये नॉर्मल है, लेकिन फिलहाल ये क्या है? ये एक्चुअल लॉस है फिलहाल। अगर क्या ना मिला तो फिर ये क्या होगा? अगर नॉर्मल लॉस की कोई परसेंटेज ना मिली तो फिर यही नॉर्मल ही एक्चुअल होगा। फिलहाल ये क्या है? एक्चुअल लॉस। नेक्स्ट लाइन, बल्कि सॉरी, एक्चुअल लॉस की एंट्री बताएं। एक्चुअल लॉस की एंट्री तब तक नहीं जब तक पता ना चल जाए
कि ये सिर्फ नॉर्मल है या अबव नॉर्मल या बिलो नॉर्मल। एक्चुअल हम इकट्ठा नहीं लिखते, ब्रेक करके लिखते हैं। ओनली वन एक्सेप्शन, अगर abnormal लॉस या abnormal गेन ना निकले, एक्चुअली एक्सपेक्टेड हो। क्या हो रहा है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के कितने यूनिट्स हैं? ये कहाँ लिखेंगे? किस लेजर में? इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कहाँ लिखेंगे? नहीं, लेजर में कहीं लिखेंगे, नीचे चेक। ठीक है, ठीक। एक्चुअल एक्सपेंसेस डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री बोला, प्रोसेस अकाउंट डेबिट मटेरियल क्रेडिट लेबर की, लेबर के आवर्स प्रोसेस अकाउंट में कहाँ लिखेंगे? इनपुट के कॉलम में लिखेंगे। वो यूनिट्स इनपुट होते हैं, घंटे नहीं बना रहे हम, घंटों में यूनिट्स बना रहे हैं। एक घंटों ने यूनिट्स के कॉलम में नहीं आना। फैक्ट्री ओवरहेड्स पे भी अब आपको रुकना हुआ करेगा। ये एक्चुअल एक्सपेंस है फैक्ट्री ओवरहेड्स का। अगर अब्जॉर्प्शन रेट मिल गया तो फिर ये अमाउंट जो है फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में आनी है, और अगर ना मिला फिर डेफिनेटली यही अप्लाइड और एक्चुअल होगा, वो एक अलग बहस है। फिलहाल ये क्या है? एक्चुअल है। हमें अभी शायद वेट करना है कि पता चले कोई अब्जॉर्प्शन रेट गिवन है या नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन की फर्स्ट लाइन पढ़ो। अब्जॉर्प्शन रेट मिल गया है, किसकी बेस पे मिला है? 120 पर आवर, तो 6320 आवर्स है। 120 करेंगे तो क्या चीज आएगी? अप्लाइड की एंट्री बोले, प्रोसेस अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, और अब एक्चुअल की भी बोली जा सकती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट। देन उसने फिर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट भी खुद ही बताया है। अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज टू वेयर प्रॉफिट एंड लॉस कह रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट क्रेडिट करके रादर देन कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब हमारे एफर्ट्स कॉस्ट ऑफ सेल की जगह प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएंगे। वो ग्रॉस प्रॉफिट भी बोल देता, कभी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस भी कह देगा। तो अगर ना बताए तो कॉस्ट ऑफ सेल है, अदरवाइज अगर बताए तो जो बताएगा उसके एंगल से करना है। देन पॉइंट नंबर 2, यूनिट्स कंप्लीटेड आर इंस्पेक्टेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। मीनिंग हाँ वो ठीक है, लेकिन यूनिट्स पूरे होते हैं फिर चेक किए जाते हैं और फिनिश गुड्स में भेज दिए जाते हैं। नॉर्मल रिजेक्शन इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ व्हाट यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड। ये शायद सिंपल बहस है। किसका 10% बता रहा है आपको? कहीं ढूंढे कहीं ढूंढे कहीं ढूंढे 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 शायद 3200 की बात हो रही है। 3200 या 3000, तो 3200 इंटू 10%, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड लॉस आता है। 320 बन जाएगा, उसकी फिर बहस करते हैं अभी। देन रिजेक्टेड यूनिट्स आर सोल्ड एट अ स्क्रैप, रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस है, बल्कि सॉरी रिकवरी वैल्यू ऑफ द रिजेक्टेड यूनिट्स है। और लास्ट लाइन, कंपनी यूजेस वेटेड एवरेज मेथड है। घर के लिए क्या ध्यान में रखना है आपने? फाइफो कौन सा सवाल? क्वेश्चन नंबर कौन सा भाईजान? 11वां कहाँ आ गया? क्या हर सवाल में जो लिखा होगा हम उसके उलट किया करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 फाइफो से घर के लिए है, और ये क्वेश्चन अभी शुरू होना है, अभी बहुत टाइम रहता है। मैंने वैसे ही याद दहानी के लिए बताया है कि आंसर ऑफ 9 बाय यूजिंग फाइफो अपने घर से करना है। मैं जाते हुए फिर बताऊंगा, तो अभी हम जाने की बात नहीं कर रहे, अभी यहीं रहने वाली बातें कर रहे हैं। जी रिक्वायरमेंट है, जितनी देर आपने सोचना ना, करें ना करें उतनी देर में आधा को हो जाना। रावी लिमिटेड, अच्छा ये बिजनेस सही में करा था, याद रखा करें, अक्सर मुझे भूल जाते हैं। रावी लिमिटेड, प्रोसेस अकाउंट रिक्वायरमेंट है। वो तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट कह रहा है, मैं प्रोसेस अकाउंट में नहीं जा रहा। पक्की बात है। फॉर द मंथ ऑफ, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 14 16।
जर्नल स्टूडेंट्स बड़ा साथ है। ये सैलरी गेन शुरू करें। इस तरह के डेटा जिस सीक्वेंस पे दिया हुआ उसको साथ साथ सोचें, रादर देन के मतलब हम ब्रॉड डाउन से शुरू करें, जो चीज आनी है कहाँ आनी है उसका साथ साथ डिसीजन लें। सबसे पहले दोबारा 6000 से शुरू करें। 6000 यूनिट्स का ऑर्डर कहाँ लिखूं? पक्की बात है 30 to 100 पे आ रहा है, एक ही प्रोसेस लग रहा है, तो रेफरेंस लिखें फिनिश गुड्स। जी 3000 का फाइनल डिसीजन लें। इस लेजर में कोई काम नहीं है, किस लेजर में, किस साइड पे? फिनिश गुड्स के लेजर में क्रेडिट साइड पे आएंगे यूनिट्स कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से। बाकी अगर सेल प्राइस हो तो सेल की एंट्री भी होगी। फिलहाल प्रोसेस अकाउंट से इसका कोई काम नहीं है। आगे बढ़े, रिजेक्शन ऑफ लॉस का फाइनल करें। ये 120 कहाँ लिखूं? हाँ बिल्कुल सही, ये एज इट इज कहीं नहीं है अब यहाँ, लेकिन शायद हमें नीचे जाए जरा, हमें लॉस की परसेंटेज मिल गई है। हम नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने की पोजीशन में आगे करवाएं। नॉर्मल लॉस किसका कितना? फिनिश गुड्स का 10%, कितना आ जाएगा? 320 लिखें, किसके सामने लिखेंगे? नॉर्मल लॉस समझेंगे प्लीज। 320, अब 320 को गौर से देख के 120 दोबारा देखें, दोनों फिगर्स का मीनिंग बताएं। 320 क्या है? एक्सपेक्टेड लॉस, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था ये। 120 क्या है? तो डिफरेंस लें जरा, 200 अब नॉर्मल लॉस है। दोबारा सोचें, एक्सपेक्टेड कितना था, हुआ कितना है, कम हुआ है, किधर लिखें? स्पेस रखें, ऊपर जगह भी चाहिए हमें, कहीं नीचे आके नॉर्मल गेन 320 माइनस 120 200। समझ आ गई बात? सबको क्लियर है सर? जो ऑनलाइन स्टूडेंट फाइनल है, एक सेकंड जरा फाउल निकालें, फाउल वाला आंसर, और इसका 77 पेज पे क्वेश्चन भी ढूंढना था। पेज 77, 12,500 यूनिट ढूंढने जरा टेबल में, क्वेश्चन में 12,500 क्या था? अब लेजर देखें अपना, 8250 क्या निकाला था? नॉर्मल लॉस। यहां सिचुएशन क्या बनी हुई थी? नॉर्मल लॉस इज लेस देन द टोटल लॉस। नॉर्मल लॉस 8250 इज लेस देन द टोटल लॉस, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आई थी? अब नॉर्मल लॉस। यहां सिचुएशन क्या बनी हुई? वापस आए, actual loss is less than the normal loss, which means 200 is now extra units of abnormal gain. assumed है? आगे हैं वापस, 120 कहाँ लिखा है लेजर में? 120 तो लिखवाया नहीं आपने, डायरेक्टली आना भी नहीं है, ऑटोमेटिकली नेट होकर बन रहा है। सीडी लिखवाए, सीडी 680। जर्नलिस्ट बेटा क्लियर है यार? नहीं बेटा, रिकवरी वाली बड़ी दूर है, पहले सब कुछ पूरा करें। ठीक है वो सब कुछ आना है, लेकिन काइंडली पहले क्वांटिटी पूरी किया करें। जी सर, अगला टेबल शुरू हो गया, एक टेबल खत्म हुआ, दूसरा शुरू हो गया। डायरेक्ट मटेरियल कहाँ लिखूं? डेबिट साइड पे, लेकिन ऊपर स्पेस रखें जरा, 2-3 लाइनें रख के जरा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट लिखवाएं 11
लिखें, पूरा ही लिखें, 1000 में ना करें, पैसे डरते रहते हैं। 114000 डायरेक्ट लेबर 948,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन से वाले लिखवाएंगे? आईटी वर्किंग करवाएं 6320 मल्टीप्लाइड बाय 120 ढूंढे पॉइंट नंबर 1 एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ इस तरह की चीजें याद आया करनी चाहिए। एक्चुअल अवेलेबल है ठीक है, लेकिन साथ अप्लाइड का रेट भी अवेलेबल है, तो पहले अप्लाइड आएगा, फिर अलहदा अंडर ओवर अप्लाइड का एक्चुअल के बेस पर डिसीजन आएगा। आंसर बताइएगा। 758,400 एक दफा फिर एंट्री बोलना है। प्रोसेस अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। आगे चलें और रिकवरी वैल्यू है, लेकिन अब इस वक्त सबसे पहले यूनिट्स का कॉलम बैलेंस करें, यूनिट्स के कॉलम को बैलेंस करें। 4200 क्रेडिट साइड पे आ गया है, डेबिट साइड पे कुछ फिगर्स मिसिंग लग रही हैं। कितना आंसर आया? 4000 ब्रॉड डाउन आया या इनपुट आई? नहीं, ये भी सोच के दोबारा, ब्रॉड डाउन क्यों नहीं? ब्रॉड डाउन भी तो हो सकता है। सवाल देखें, सवाल देखें कि नहीं हो सकता, इस सवाल में नहीं हो सकता वरना हो सकता है। 4000 बैलेंसिंग फिगर आ गई है। ये ऑर्डर मिला कब है? क्या इसी महीने काम शुरू हुआ है? कुछ काम पिछले महीने भी तो हुआ होगा, पिछले महीने क्यों नहीं हुआ होगा? ऑर्डर मिला ही इस साल के शुरू में, इस महीने के सॉरी शुरू में, लेकिन अगर पिछले महीने कुछ काम हुआ होता तो वो ब्रॉड डाउन बनना था। तो व्हाई नो ब्रॉड डाउन इन दिस क्वेश्चन? क्योंकि ऑर्डर मिला ही इस पीरियड के स्टार्ट पे है। सब ओके है? और देयरफॉर ये फिर जो फिगर है ये इनपुट के अलावा कुछ नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। अब ये जो इनपुट है ये मटेरियल के सामने भी लिख ली जाती है, अलहदा भी लिख लें तो बात एक ही है। तो मेरा ख्याल है अलहदा इसलिए लिख लें कि जरा आपको नजर आ जाए कि आपने एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पर फाइंड आउट की है। लेकिन अगर इसे डायरेक्ट मटेरियल के सामने लिख लें, ये पिछला क्वेश्चन देखें जरा, केएस वाला, केएस के लेजर में 120 सीधा कहाँ लिखा था हमने? एग्जामिनर ने भी वहीं लिखा था, तो लिखा जा सकता है मटेरियल के सामने। कर लें, फाइनल कर लें यहाँ जी। रिकवरी वैल्यू बता दें। 320 मल्टीप्लाइड बाय 150, आंसर 48,000। काफी दिन हो गया, 48,000 की एंट्री बता दें। दोबारा ट्राई करें, गुड एफर्ट, लेकिन बात बनी नहीं। नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस अकाउंट, और क्या होना? इसके कैश की एंट्री कहाँ होती है? नॉर्मल लॉस के लेजर में। इसका कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन चले बाकी कल करते हैं। आप लोग एक तो क्वेश्चन नंबर 9 फाइनल करें 5 से, और क्वेश्चन नंबर 2 जरा ढूंढे, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के लेजर्स बने थे, वो जरा काइंडली जरा सही रिवाइज करके आना जरा, विद ऑल पॉसिबल एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 2 में बी रिक्वायरमेंट जो थी, लॉसेज अकाउंट्स, एबनॉर्मल गेन लॉस अकाउंट्स, नॉर्मल लॉस अकाउंट, ये काइंडली सही तरह कल रिवाइज होना चाहिए। तो दो काम होगा, केस बाय यूजिंग FIFO, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में लॉसेस के लेजर्स, लॉसेस और गेन्स के पढ़े यार, साथ साथ इस तरह ना करें। बहुत से हजरात अपनी मर्जी से किसी दिन आते हैं, किसी दिन नहीं आते, ऐसा नहीं ये बात बनी है तो सारा टॉपिक खराब हो जाता है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रहेगा? चलिए, अल्लाह हाफिज़।